हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो संविधान सभा थी उसके गठन का जो विचार था वो सबसे पहले वर्ष 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था? 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा कि भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। ये विचार सबसे पहले रखा था 1934 में एम.एन. रॉय ने। उसके बाद में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, तो उसने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की वर्ष 1935 में। तो कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग थी वो आधिकारिक रूप से कब की? तो वो थी 1935। 1935 में कांग्रेस के द्वारा पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो स्वतंत्र भारत है उसके संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने यह स्टेटमेंट दिया था 1938 में कि जो स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण है वह वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। उसके बाद में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने 1939 में संविधान सभा के गठन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। तो पहले बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी 1935 में और इसके लिए प्रस्ताव पारित किया 1939 में कांग्रेस ने। जब कांग्रेस ने इसके गठन संविधान सभा के गठन की मांग के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसने 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव पेश किया। अगस्त प्रस्ताव 1940। इसमें ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के जो गठन की मांग थी उसको सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग को सैद्धांतिक रूप से कब स्वीकार किया गया? तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत। उसके बाद में 1942 में ब्रिटिश सरकार ने एक क्रिप्स प्रस्ताव भेजा जिसमें जो उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसके बाद में एक संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया था। तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना चाहती थी, तो इसलिए भारतीयों को खुश करने के लिए उन्होंने एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो कांग्रेस ने भी इसे अस्वीकार कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी इसको क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो मुस्लिम लीग ने इसको क्यों अस्वीकार किया? तो उसका रीजन ये था कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग से संविधान सभा पाकिस्तान जो बनाना चाह रही थी उसके लिए एक अलग से संविधान सभा का गठन चाह रही थी, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव में इसका प्रावधान नहीं किया गया था। तो इसलिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने 1946 में एक कैबिनेट मिशन भेजा। तो इस कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। तो इस कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो संविधान सभा का गठन किया गया था तो उसमें कुछ प्रावधान किए गए थे कि ये प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट निर्धारित की गई थी और इसमें जो सीटों का निर्धारण था वो 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाना था। कौन कौन से? मुस्लिम, सिख और सामान्य। कैबिनेट मिशन में जो संविधान सभा का गठन किया जाना था और सामान्य, इन 3 समुदायों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सीटों का निर्धारण किया जाना था। तो एक कैबिनेट मिशन में इसके लिए प्रावधान किया गया था और कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। अब जो उस वक्त कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो संविधान सभा का गठन किया गया था तो उसमें जो सदस्य संख्या थी वो 389 निर्धारित की गई थी। संविधान सभा की जो टोटल सदस्य संख्या थी वो कितनी निर्धारित की गई थी? 389, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत, जो ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में था जो इलाका, तो ब्रिटिश भारत का जो क्षेत्र था 296 सीटें उसको दी गई थी और 93 सीटें देसी रियासतों को दी गई थी। तो टोटल 389 सीटें थी, उनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए और 93 सीटें थी वो देसी रियासतों को दी गई थी। इनमें से जो 296 जो सीटें थी जो ब्रिटिश भारत को दी गई थी उनमें से 292 सीटें थी वो 11 गवर्नर के जो प्रांत थे
उनको दी गई थी और 4 सीटें थी वो मुख्य आयुक्तों के प्रांत को दी गई थी। तो इस तरह से ये टोटल 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए थी। जो ये संविधान सभा का जो गठन किया गया था तो इसका स्वरूप क्या था? तो इसका स्वरूप था कि ये आंशिक रूप से निर्वाचित थी। कैसे थी? कि ये जो 296 सीटें हैं इनका जो निर्वाचन किया जाना था, इन 296 सीटों पर निर्वाचन किया जाना था। कहां से किया जाना था? जो 11 गवर्नर के प्रांत और जो 4 मुख्य आयुक्त के प्रांत थे, वहां की जो प्रांतीय असेंबली थी उसमें जो मेंबर थे, तो उन मेंबर के द्वारा संविधान सभा की इन 296 सीटों के लिए सदस्यों का चुनाव किया जाना था। और कैसे किया जाना था? कि जो 3 प्रमुख समुदाय थे उनके लिए जो सीटें निर्धारित की गई थी, तो जो प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के जो सदस्य थे उनके द्वारा ही उन सदस्यों का चुनाव किया जाना था। इन 296 सीटों के लिए निर्वाचन होना था और वो कोई डायरेक्ट निर्वाचन नहीं था, क्योंकि जो प्रांतीय असेंबली के जो सदस्य थे वो सीमित मताधिकार के आधार पर चुने गए थे और उनके द्वारा इन सदस्यों का चुनाव होना था। तो यह आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से नामांकित थी। नामांकित किस लिए थी? ये जो 93 सीटें देशी रियासतों को दी गई थी, तो इन 93 सीटों पर जो चयन किया जाना था वो देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। इन पर जो मेंबर बनाए जाने थे वो देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा नामांकित किए जाने थे, मनोनीत किए जाने थे। तो ये आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से नामांकित थी। नेक्स्ट है संविधान सभा के लिए चुनाव। जो 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए निर्धारित की गई थी, तो उन सीटों पर संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। और ये चुनाव कब हुए? जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई अगस्त 1946 में इन 296 सीटों के लिए चुनाव हुए। तो इन चुनावों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली? तो सबसे ज्यादा मिली कांग्रेस को, 208 सीटें कांग्रेस को मिली। 296 में से 208 सीटें कांग्रेस को मिली और 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। तो 208 कांग्रेस को और 73 मुस्लिम लीग को, और जो बच गई 15 सीटें थी वो छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को मिली। तो इन 296 सीटों में से 208 पर कांग्रेस जीती, 73 पर मुस्लिम लीग जीती और 15 जो सीटें थी उस पर छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्य जीते। नेक्स्ट है संविधान सभा की कार्यप्रणाली। तो जब संविधान सभा के लिए चुनाव हो गए, संविधान सभा का जब गठन हो गया, तो इसने अपना कार्य प्रारंभ किया। तो इसकी कार्यप्रणाली के बारे में देखते हैं। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और जब संविधान सभा का गठन हो गया तो इसमें जो 296 सीटें जिनका निर्वाचन हो गया था, उसके अलावा जो 93 सीटें दी गई थी देशी रियासतों का, तो देशी रियासतों ने अपने सदस्यों को मनोनीत नहीं किया था, नामांकित नहीं किया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने एक एक करके अपने सदस्यों को मनोनीत कर दिया। तो इसके लिए जो प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में टोटल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। कितने सदस्यों ने? 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। और इस बैठक में एक अस्थायी सभापति का चुनाव किया गया था सभा के लिए। ये जो फ्रांस में परंपरा है कि वहां पर जब असेंबली की पहली बैठक होती है तो उसमें एक अस्थायी सभापति का चुनाव होता है और वो उस सदस्य को चुना जाता है जो सभा में सबसे वरिष्ठ होता है। तो उसी आधार पर संविधान सभा के जो अस्थायी सभापति थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए, क्योंकि सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। तो संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो प्रथम बैठक में इनका चुनाव किया गया। उसके बाद में 11 दिसंबर को जो स्थायी सभापति है उनका चुनाव किया गया। तो स्थायी सभापति संविधान सभा के कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सभापति बनाया गया संविधान सभा का। तो सभापति के अलावा संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष या उपसभापति भी थे। हालांकि इनका निर्वाचन चुनाव बाद में हुआ था, लेकिन इनके नाम देख लेते हैं। तो कौन कौन थे? पहले थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णमाचारी। तो संविधान सभा के एक सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 2 उपसभापति या उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। उसके बाद में सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसके द्वारा पेश किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। तो उद्देश्य प्रस्ताव था, उसी के आधार पर बाद में जो भारत के संविधान की प्रस्तावना थी वो तैयार हुई थी। तो ये प्रस्तावना की भूमिका था
उद्देश्य प्रस्ताव, और ये किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। इसके बाद में 22 जुलाई 1947 को जो संविधान सभा है उसने राष्ट्रध्वज को अपनाया। तो संविधान निर्माण के अलावा भी कुछ कार्य संविधान सभा ने किए थे, तो वो उनको भी देख लेते हैं। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। और मई 1948 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था। जो राष्ट्रमंडल है, जो कॉमनवेल्थ बनाया गया था उस वक्त, जो ब्रिटिश भारत के जो ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसके अंतर्गत जितने भी देश जिन पर ब्रिटिशों ने राज किया था उन सबको शामिल करके एक राष्ट्रमंडल बनाया गया था। तो मई 1948 में उस राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन भी संविधान सभा ने किया था। उसके बाद में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को पारित कर दिया। कब पारित किया गया संविधान को? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित कर दिया गया। तो जब संविधान को पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो उस वक्त उस पर टोटल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। टोटल उस वक्त संविधान सभा के सदस्य थे 299। 299 क्यों थे? क्योंकि प्रारंभ में इसके 389 सदस्य थे, लेकिन जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया और भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट्स बन गए, तो उसके बाद में जो पाकिस्तान का इलाका था उसकी सीटें हटा दी गई। तो टोटल सीटें बची थी 299। उस 299 में से टोटल 284 सदस्यों ने 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर किए थे जब संविधान पारित हुआ था। जब संविधान पारित हुआ था तो उसमें एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां उस वक्त 26 नवंबर 1949 को संविधान में थी। और जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो अंतिम बैठक में संविधान सभा ने कौन कौन से कार्य किए थे? तो अंतिम बैठक में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया। कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। तो जो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई उसमें राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। उसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया संविधान सभा के द्वारा। कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। तो ये सारे कार्य संविधान सभा के द्वारा किए गए। अब देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो पारित हुआ था तो उसका संविधान सभा की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भारत की स्वतंत्रता के लिए जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ तो उससे संविधान सभा की स्थिति पर 3 प्रमुख प्रभाव पड़े। पहला तो ये कि जो संविधान सभा है उसको संप्रभु निकाय बनाया गया कि उसके ऊपर कोई नहीं था, वो अपनी मर्जी से जैसा चाहे वैसा संविधान बना सकती थी। तो संविधान सभा संप्रभु निकाय बन गई। दूसरा, उसकी जो सदस्य संख्या थी उस पर भी प्रभाव पड़ा क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया था, जो पाकिस्तान का इलाका था उसकी सीटें कम कर दी गई। तो प्रारंभ में जो 389 सीटें निर्धारित की गई थी वो कम होकर के 299 हो गई। उसमें से 229 सीटें थी वो ब्रिटिश भारत के लिए और 70 सीटें थी वो देसी रियासतों के लिए निर्धारित की गई, देसी रियासतों के लिए। तो टोटल सीटें बच गई 299, 229 प्लस 70। जो तीसरा प्रभाव था वो ये था कि जो संविधान सभा थी वो अब दोहरी भूमिका में आ गई। दोहरी भूमिका में कैसे आ गई? एक तो वो संविधान सभा का कार्य कर रही थी और दूसरा वो विधायिका के रूप में भी कार्य करने लग गई। तो जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस वक्त तो उसकी अध्यक्षता करते, और जब विधायिका के रूप में कार्य करती जो सामान्य कानूनों का निर्माण और उनको लागू करने का काम करती तो उस वक्त उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते। तो जो संविधान सभा है उसने 26 जनवरी 1950 से 17 अप्रैल 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया। तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया पूरी तरह से, तो उसके बाद में 26 जनवरी 1950 से 17 अप्रैल
1952 तक, जब पहले आम चुनाव हो गए तो 17 अप्रैल 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया। तो ये दोहरी भूमिका भी संविधान सभा ने निभाई। अब देखते हैं संविधान सभा से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संविधान सभा का जो प्रतीक या मुहर थी वो क्या था? तो संविधान सभा का प्रतीक था हाथी, या प्रतीक या मुहर क्या था? हाथी। ये संविधान सभा का प्रतीक था। और संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे बी.एन. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। और संविधान सभा के सचिव थे एच.वी.आर. आयंगर। सचिव कौन थे? एच.वी.आर. आयंगर। तो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, सचिव थे एच.वी.आर. आयंगर, और इसके मुख्य प्रारूपकार या चीफ ड्राफ्ट्समैन थे वो थे एल.एन. मुखर्जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, लेकिन मुख्य प्रारूपकार थे एल.एन. मुखर्जी। इसमें कंफ्यूज मत होना, ध्यान में रखना। वो समिति बनाई गई थी प्रारूप तैयार करने के लिए, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और जो मुख्य प्रारूपकार थे, जो प्रारूप बनाने वाले थे, मुख्य प्रारूप को तैयार किया था, वो थे एल.एन. मुखर्जी। और इसके अलावा प्रमुख सुलेखक या कैलीग्राफर, जो संविधान था वो मूल रूप से हस्तलिखित था, हाथ से लिखा गया था। तो उसके जो सुलेखक थे, उसको लिखने वाले थे, वो थे मुख्य रूप से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को लिखा था। और इसके जो मूल संस्करण था उसका सौंदर्यीकरण और सजावट किया था नंदलाल बोस और ब्यूअर राम मनोहर सिन्हा ने। तो ये जो शांति निकेतन था उसके चित्रकार थे। तो इनमें से नंदलाल बोस और ब्यूअर राम मनोहर सिन्हा प्रमुख थे, जिन्होंने संविधान का सौंदर्यीकरण किया था और सजावट की थी। और जो संविधान की जो मूल प्रति थी वो इंग्लिश में लिखी गई थी, जिसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। और इसका जो हिंदी संस्करण था उसको लिखा था वसंत कर्षण ने। हिंदी संस्करण को किसने लिखा था? वसंत कर्षण ने। तो इसके अलावा संविधान को बनाने में जो कुल समय लगा था वो था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, और इस दौरान इसकी कुल 11 बैठकें हुई। तो संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और टोटल बैठकें हुई 11। उस संविधान को बनाने में जो कुल खर्चा आया था वो लगभग 64 लाख रुपए था। 64 लाख रुपए का खर्चा आया था संविधान को बनाने में। तो 26 जनवरी 1950 से संविधान पूरी तरह से लागू हो गया था। हालांकि इसके कुछ प्रावधान थे वो 26 नवंबर 1949 से लागू हो गए थे, जैसे नागरिकता हो गया, इससे रिलेटेड प्रावधान थे, चुनाव से रिलेटेड कुछ प्रावधान थे, और संसद से रिलेटेड जो कुछ प्रावधान थे वो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। लेकिन पूरी तरह से संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और जो संविधान जब पारित हुआ तो इसके लिए एक प्रस्ताव रखा गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के प्रारूप पर एक प्रस्ताव पेश किया था, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को, और ये 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हो गया, इसको स्वीकार कर लिया गया। अब संविधान सभा में कुछ महिला सदस्य भी थी, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो टोटल महिला सदस्य थी वो कितनी थी? तो संविधान सभा में जो संविधान सभा की जो टोटल 299 संविधान सभा की जो संख्या थी, टोटल कुल कितने सदस्य थे? 299। उनमें से 15 महिला सदस्य थी। कितनी थी? 15 महिला सदस्य थी। तो संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी। कौन कौन थी उनके नाम देख लेते हैं। अम्मू स्वामीनाथन, पहली थी अम्मू स्वामीनाथन, एनी मस्करी, बेगम एजाज रसूल, दक्षिणायनी वेलायुधन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये टोटल 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा की सदस्य थी। तो इनके नाम कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो इनके नाम एक बार आप देख लेना ताकि ये ध्यान में रहे। तो पहली थी अम्मू स्वामीनाथन, एनी मस्करी, बेगम एजाज रसूल,
दक्षिणायनी वेलायुधन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।